अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और 2 दिन से काफ़ी बीफ चल रही है कि पबजी गॉट बैड इन पाकिस्तान। पीटीए ने पबजी को पाकिस्तान से कर दिया बैन। और सुनने में आया कि पीटीए ये कह रहा है कि ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है और इस वजह से बच्चों ने सुसाइड किया। येट टू डिस्क्लोज, ये अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये केस वाकई पबजी से रिलेटेड है या नहीं। मेरा भी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2 दिन से मैंने लोगों के व्यू पॉइंट सुने और मुझे कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ प्रो प्लेयर, लेकिन मेरी कम्युनिटी को फ़र्क पड़ा है, तो आई थिंक आई नीड टू स्पीक अप। पहली चीज़, अगर तो पीटीए ने ये ओपिनियन ऐसे ही मांगा है जैसा एचईसी ने हमसे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर मांगा था, तो आई थिंक इस ओपिनियन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि करना वही है जो आप चाहते हैं। खैर, मैं इस ऑनलाइन क्लासेस वाली बीफ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने स्टूडेंट्स को इतना डरा दिया कि वो अब डिग्री से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। तो लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन था। अब आते हैं इस पबजी के ओपिनियन पे। पहली चीज़, ओपिनियन देने से पहले मैं ये करना चाहूँगा, इस गेम ने बेसिकली बहुत बड़ी कम्युनिटी को आपस में कनेक्ट किया हुआ था। लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे। मैं कई स्ट्रीमर्स को खुद जानता हूँ जो पबजी स्ट्रीम करते हैं और दे मेक अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर स्ट्रीम्स, और वो अपना घर चलाते हैं। लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर पीटीए के ऑफिस में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका माइंडसेट हमारे माइंडसेट से मैच करता हो, जो एक गेमिंग इंडस्ट्री को समझता हो, तो उसे नहीं पता होगा कि टेकन 7 में जो अरसलान जापान में जीत के आया, या डोटा का प्लेयर जो सुमाइल है वो किस लेजेंडरी साइड पे जाके खेल रहा है, उनको इस बात का इल्म नहीं होगा। शायद उन्होंने नाम भी पहली बार सुने हो। लेकिन अगर तो कोई सेंस रखता है तो कोई बात बन सकती है। पाकिस्तान में पहले ही फॉरेन करेंसी आती नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हुकूमत कहती है कि फॉरेन करेंसी लाओ और यंगस्टर्स किसी भी तरह, वेदर दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, या कोई इस तरह स्ट्रीम से पैसा ला रहा है, सबसे पहले तो आपने एक दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे न्यू आने वाले स्ट्रीमर्स को ये दिमाग में चला गया अगर आज पबजी बैन हुई है तो कल को उनकी गेम भी बैन हो सकती है जिस पे वो स्ट्रीम कर रहे होंगे। कहने का मकसद ये है कि इसने एक तो ऑलरेडी जो लोग इस इंडस्ट्री के थे उसको इफेक्ट किया, साथ जो नए आ रहे हैं उनको भी रोक दिया। पहला तो यहाँ से कट गया फॉरेन करेंसी का ताल्लुक, अब हम पैसे नहीं कमा सकते। दूसरी बात पे आते हैं कि ई गेमिंग को कौन सपोर्ट करेगा। अगर तो हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन चुकी है, इसकी अब एक रिकग्निशन है, एक मार्केट में डिमांड है, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। अब जो चीज़ मैं अपने माइंड में कन्फिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इज़ बैनिंग अ रियल सोल्यूशन। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है या उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पूरा कम्प्लीटली वैनिश करने के लिए आप क्या उस चीज़ को बैन कर देंगे? क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी भूल जाएंगे? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात किए तो उस पर भी आ जाते हैं। सीन ये है कि एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ से हुआ हुआ फुल टाइम बोर्ड, जैसे कि मैं, ठीक है, अगर वो अपना थोड़ा बहुत फ्री टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी एक कम्युनिटी के साथ पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक कम्युनिटी से कनेक्ट होके एक गेम में इन्वेस्ट कर देगा जिसका कोई हार्म नहीं नज़र आता, ठीक है, तो ये बुरा है? या एक चीज़ को बार बार अपने माजी को सोचना या पढ़ाइयों को बार बार सोचना, जो कि आपको भी पता है सिर्फ नेगेटिव एनर्जी के अलावा कुछ नहीं बनाती, ये बुरा है? या एक जगह पॉजिटिव वाइब्स में टाइम गुजारना वो बुरा? अब अगर आपने नेगेटिविटी रोकनी है, जैसे हमने पहले YouTube भी बैन करवाया था और YouTube को उसके बाद खोलना पड़ा इवेंचुअली, क्योंकि हम ये बात समझ गए थे कि अगर हमने काम करना है तो हमें YouTube की मदद चाहिए होगी, जो बाद में हमने ली और हमने एक प्लेटफॉर्म को दोबारा रिकग्निशन दी और उसे आबाद किया। देखें, अगर आप पबजी के ऊपर भी बात करते हैं कि जी बहुत छोटी आवाम खेलती है, या छोटी से मुराद कि छोटे बच्चे खेलते हैं, तो आप एज रिस्ट्रिक्शन लगाएं, अपना डेटाबेस इस तरह डिज़ाइन करें कि वो अलाउ ही ना करे उस एज ग्रुप के बच्चों को गेम खेलना। देखिए, अब पबजी जो बनी है 13+, अब 11 साल का कोई बच्चा खेल रहा है तो आप लोगों को इतना तो पता होना, या उसके फैमिली को इतना कंट्रोल होना चाहिए अपने बच्चे पे कि वो उसे रोक सके कि आपके एज ग्रुप की गेम नहीं है, आप नहीं खेलो। हम ये कर सकते हैं बजाय इसके कि बैन कर दें। अगर बैन ही करना है तो टिकटॉक के ऊपर भी फिर तो बहुत नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन नेगेटिविटी रोकने के लिए हम टिकटॉक को भी बैन कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव लोग दोनों हैं, नेगेटिव लोगों को रोकने के लिए पॉजिटिव को भी हम दबा देते हैं, हम उसको भी बंद कर सकते हैं। मैं जुनेजो की वीडियो देख रहा था और बहुत खूबसूरत बात की। खूबसूरत बात ये थी
कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब स्पेस, टेस्ला कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। और जो वैलिड पॉइंट है, अगर आप लोगों ने जुनेजो की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा। वो एक सीरीज़ निकालेगा पाकिस्तान में फुल इन्वेस्टमेंट के साथ, और अगर उसने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ बना दी जो पाकिस्तान के एक फ़िरके को या एक कम्युनिटी को अच्छी नहीं लगेगी, तो अगले दिन नेटफ्लिक्स का ऑफिस जल जाएगा। टेस्ला पाकिस्तान आएगा, टेस्ला अपनी इन्वेस्टमेंट लाएगा, बिजली वाली गाड़ी हमें दे देगा। हमारे मुल्क में बिजली पूरी नहीं होती, जब हम अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे तो हुकूमत क्या कहेगी, सारी बिजली टेस्ला खा रही है, टेस्ला को बैन कर दो। तीसरी चीज़ है यूट्यूब स्पेस, जिधर आप क्रिएटर्स जाके अपनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। आपको वो यूट्यूब वाले आपको हेल्प करते हैं, यानी कि उनके ऑफिसेज होते हैं आपकी कंट्री में। वो क्यों बनाएंगे? यहाँ पे CPC रेट ही $0.02 है। CPC मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। एक बंदे को जिसको यूट्यूब पे एक व्यू आता है, उसको एक व्यू के बदले मिलते हैं $0.02। जी हाँ, 30,000 व्यूज़ पे उस बेचारे को मिलते हैं $3। जबकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका एक व्यू है तो आपको मिलते हैं $60। एक व्यू $60, 30,000 व्यूज़ $3। इधर हम खड़े हैं। वी नीड टू फोकस ऑन द रियल थिंग्स। असल मसलों की तरफ आना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ मैं अपने मसला आपको बयान करता हूँ जिसके अंदर मुझे चाहिए हेल्प। मैंने लास्ट सेमेस्टर फ़ीस दी थी, अपनी ट्यूशन फ़ीस थी वो 87,000। आई नो पूरी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एवरेज पे आती है ये फ़ीस, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ की 10-10 लाख रुपया फ़ीस है, 3-3 लाख, 4-4 लाख है। लेकिन चलो, फॉर एन मिडिल क्लास बॉय जैसे मैं, 87,000 फ़ीस हमने दी, जिसमें हमने अपने लाइब्रेरी चार्जेस दिए, उसमें कैंपस चार्जेस दिए, फर्नीचर तक के चार्जेस दिए। लेकिन इस बार जो फ़ीस आई है वो 91,000। तो बजाय इसके कि वो फ़ीस कम होती, फ़ीस 3 से 4,000 रुपया और बढ़ गई है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जो लास्ट फ़ीस थी, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत से दी थी, तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या वो फ़ीस पूरी यूटिलाइज हुई है। अगर तो नहीं हुई तो वो मेरा हक है, आई कैन क्वेश्चन यू फॉर दैट। लेकिन हम यहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकते, तो लेट इट बी। लेकिन मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दें कि जो मैंने फ़ीस दी है, सिर्फ येस या नो, कि वो फ़ीस 100% यूटिलाइज हो गई है। अगर येस तो ओके, नो तो आई नीड इट बैक। ये मसला है, इसको थोड़ा सा हल कर दें। लेकिन नहीं, तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ, बजाय इसके कि हम किसी चीज़ के लिए दरवाजे बंद कर दें, ताला लगा के पूछें कि ये खोलना चाहिए या कंप्लीट बंद करना चाहिए, तो अगर सर आप सील तैयार करके लाए हैं तो आप वो दरवाज़ा सील करेंगे, फिर आपको हमारे मशवरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इसको वाकई ओपिनियन समझते हैं तो टेक इट एज अ ओपिनियन, बिकॉज़ अगर सोसाइटी में मुझे आपकी हेल्प चाहिए ना, तो उधर लाख और मसले जिधर आपकी अटेंशन चाहिए। मेरी फ़ीस का मसला हल करवा दें। मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप फ़ीस नहीं दे सकते, उस तरफ भी आ जाए। लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ खाने की बजाय अगर हम लोगों के लिए काम करेंगे तो ना सिर्फ हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बट एज इंडिविजुअल्स हम भी ग्रो करेंगे। फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम्स। उम्मीद है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी को शायद समझ लग जाए। अगर नहीं भी लगेगी तो लाइफ गुजर ही रही है आज, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम खुश रहते हैं, लेकिन वी एक्चुअली नीड यू, हेल्प अस। अस्सलाम वालेकुम।